कि दूसरे लोग जाके उनका बिस्तर सजा रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि हाँ आप दूल्हा दुल्हन अंदर जाएंगे, उसमें 5-7 कान लगाए खड़े रहते हैं, सीसीटीवी नहीं लगा देते, बड़ी बात है। बहुए घर में आ जाए 2-3 साल बच्चा ना हो तो सासें उनको कोचना शुरू कर देती हैं। कुछ पर्सनल है, कुछ भी पर्सनल है हमारी जिंदगी में, किसी की नौकरी लगी है उससे खुलेआम आके पूछ रहे हैं, तो ऊपर की कितनी हो जाती है। तो जेल में भिजवा दो इस सवाल पे। सवाल समझ रहे हो? नुन्नू है झुन्नू पे गया है, वो भी रात भर रोता है, तुम तो खुश हो गए। आप रिजर्वेशन वगैरह करा के बैठे होंगे, ट्रेन आपकी अगर ईस्टर्न यूपी या बिहार में चली गई है तो एडजस्ट करिए, एडजस्ट। पैसा भी लोग इसीलिए कमाते हैं ताकि पर्सनल स्पेस मिल पाए। पर्सनल स्पेस, पैसा क्या, पैसे से ऊपर की बात होती है। मई के महीने में मैं न्यूयॉर्क गई थी, तो वो बिटिया तो वहाँ 25 साल से रह रही। नहीं नहीं मौसी, टच मत करिए, वो पुलिस बुला देंगे, यहाँ पर इस तरह से टच करना मना है। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। अरे आचार्य जी, अभी कुछ दिन पहले ही अपने एक दोस्त से बात कर रहा था मैं, जो अभी हाल फिलहाल में म्यूनिक की ट्रिप करके आए हैं, म्यूनिक जर्मनी। तो मेरी भी कुछ साझा एक्सपीरियंसेस रहे, क्योंकि मैं भी अबू धाबी और फिलीपींस से अभी रिसेंटली आ रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो उनके और मेरे डिस्कशन से साझा हमने निकाली, मैं पॉइंट्स में लिख कर लाया हूँ, जो पहले आपके सामने रखूँगा, फिर मैं अपना प्रश्न। तो उस ट्रिप में हमने देखा कि काफ़ी आसान था भारतीयों को। म्यूनिक से कोई सज्जन यहाँ आ रहे थे, फिर मेरी और उनकी वार्तालाप हुई है। तो वो आ चुके हैं, जी, वो आ चुके हैं और फिर तुम्हारी उनसे बात हुई। जी। तो क्या, हाँ क्या बोला उन्होंने बात में? मेरी और उनकी जो बातों में साझा चीज़ें थी, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है अबू धाबी और फिलीपींस का भी रिसेंटली। अबू धाबी ट्रिप का? जी। क्या? तो हमने देखा कि भारतीयों को और बाकी कंट्रीज़ के नेटिव्स को डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी आसान लगता है ऐसे माहौलों में। जैसे हम देखते हैं कि कोई एक ग्रुप है जो बहुत हो हल्ला करके बात कर रहा है, या अपने बात करने की जो टोन है उनकी एक कुछ डेसिबल से ऊपर है, और मतलब दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनकी बात करने में समझ में आता है कि सिर्फ वो आपस में ही बात कर रहे हैं, वो दूसरों को नहीं सुना रहे हैं, मतलब वो उनका टोन बात करने का तुम ठीक कह रहे हो रहता कि किसी पब्लिक प्लेस पर है। जी अगर इंडियंस हैं तो वो अलग ही दिखाई देते हैं। जी जी। पब्लिक प्लेस जैसे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट्स, बाजार, रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट, बाजार। तो वहाँ इंडियंस अलग दिखाई देते हैं। जी। पहली चीज किस मामले में बोली कि ज्यादा शोर कर रहे होते हैं? आपस में ही जो बात करते हैं उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है बात करने में, कि आपको दिख जाएगा, आप अगर 10 मीटर की दूरी पर भी बैठे हैं उनसे तो आपको सुनाई देगा कि क्या बात कर रहे हैं, या हंसने का तरीका कुछ ज़्यादा ही लाउड होगा। जब हम फ्लाइट में भी बैठे थे तो ये काफ़ी कॉमन है कि अगर आपके बगल वाली सीट पे एक इंडियन ही बैठा है तो आपको हैंड रेस्ट के स्पेस के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप अगर एक इंट्रोवर्ट किस्म के हो तो आपको सकुचा के बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपको हैंड रेस्ट तो मिलने से रहा। या काफ़ी कॉमन चीज़ ये भी है कि पसीने की बदबू ज़्यादा भारतीयों में से आती है बजाय किसी और व्यक्ति के। और क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट थी तो काफ़ी चीज़ें उसमें ऐसी रहती हैं जो फ्री में उपलब्ध होती है, जैसे खाना हो गया या ड्रिंक्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, तो उनको मांगने की फ्रीक्वेंसी भी इंडियंस की ज़्यादा रहती है कि मतलब फ्री का खाना है तो और दे दो, या चॉकलेट्स हैं तो और दे दो। उसी तरह से अगर मान लीजिए एक व्यवस्था सेटअप है ऑलरेडी कि अगर लगेज के लिए आपको चेक इन करना है तो आपको एक लाइन बनानी है, पर उसको तोड़ने में सबसे आगे भारतीय अक्सर देखे गए रहते हैं। जो पहली, एक एक करके जाना, बहुत सारी बातें हो रही हैं। जो पहली 2-3 बातें थी, तुमने पहली बोली कि कहीं बैठ जाएंगे तो, और पब्लिक प्लेस में बैठ जी जाएंगे तो आवाजें बहुत करेंगे। जी। दूसरी क्या बोली थी कि फ्लाइट में बगल में बैठा है तो इधर उधर जगह घेर लेगा, अगर हाथ रखने का जो स्थान है, पसीने की बदबू मारते हैं, और क्यू तोड़ने में भी क्यों आगे तोड़ने रहते में, हैं। वो उसको अलग से लेंगे। देखो, मनुष्य एक धार्मिक प्राणी है, लेकिन चूंकि हमारा धर्म हमारे भीतर से नहीं आता, समाज से आता है, तो हम कह देते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वास्तव में मनुष्य एक धार्मिक प्राणी है। मनुष्य अकेला जीव है जिसे जीने के लिए धर्म चाहिए। धर्म माने सही गलत का भेद करना। पशुओं को सही गलत का कोई भेद नहीं करना पड़ता। पशुओं के लिए सब कुछ प्रकृति माँ ने पहले ही निर्धारित कर रखा है। शेर को ये तय नहीं करना पड़ेगा कि मांस खाना सही है गलत है। शेर को कभी ऐसा द्वंद्व उठेगा ही नहीं कि मांस खा के कुछ गलत तो नहीं कर रहा। मनुष्य अकेला प्राणी है जिसे विचार करना पड़ेगा कि शाक खाऊं कि मांस खाऊं। समझ में आ रही बात? मनुष्य एक धार्मिक प्राणी है। हमें हमारी चेतना के माध्यम से यह जिम्मेदारी मिली है कि हम तय करें कि हमें क्या करना है कि नहीं करना। इसी का नाम धर्म है। चेतना को सही दिशा ले जाना, ऊपर की तरफ ले जाना, यही धर्म है। तो हम धार्मिक प्राणी है।
तो मनुष्य के बर्ताव में आप जो कुछ भी देखो उसका रिश्ता उसके धर्म से ही होगा। वास्तविक धर्म को तो भारत में बहुत कम लोग जानते मानते हैं। लोक धर्म चलता है, और लोक धर्म का मतलब होता है कि संस्कृति में जो चल रहा है, कल्चर में, आदत में, बोल बातचीत में, व्यवहार में, परंपरा में जो चल रहा है उसको ही धर्म मान लो। ज्यादातर लोगों से पूछो कि धर्म का क्या मतलब है, तो कुछ परंपरा की बात बता देंगे, वही धर्म है। उनके धर्म में निजता जैसी, आत्मा जैसी, स्वयं खोजने और जानने जैसी कोई बात नहीं होगी, है ना। तो हमारा जो पूरा धर्म फिर कहां से आता है? बाहर से आ गया। इसने ये बता दिया ऐसा धर्म है, इसने बता दिया, हम उसी पे चलने लगते हैं। तो इसलिए फिर हम जब कह देते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल, तो बात गलत नहीं है। बट मैन इज अ सोशल एनिमल बिकॉज मैन इज एसेंशियली अ रिलीजियस एनिमल। ठीक है। और रिलीजन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हिंदू मुस्लिम कुछ होना पड़ेगा। जो आपकी सेंस है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, वही कोर रिलीजियोसिटी है, वही एसेंशियल रिलीजियोसिटी है। और वो रिलीजियोसिटी हमने कहा किसी जानवर को चाहिए नहीं, उसके लिए सब कुछ प्री प्रोग्राम्ड है। ठीक है। अब अगर आपका सब कुछ विशेषकर भारत में बाहर से ही आ रहा है, तो आपके मन में निजता के लिए, इंडिविजुअलिटी के लिए कोई सम्मान होगा क्या? होगा क्या? क्या खाना चाहिए, या आपने कहां से सीखा? कौन से त्योहार मनाने हैं, किसने बता दिया? किस दिन दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, किसने बता दिया? एक एक काम जो हम कर रहे हैं हमें किसने बता दिया? कोई एक काम बताओ जो आपकी जिंदगी में आपने करा होता अगर समाज ने नहीं बताया होता। ऐसे ऐसे एजुकेशन लेनी है, किसने बताया? एजुकेशन के बाद नौकरी होनी चाहिए, प्लेसमेंट मिलना चाहिए, किसने बताया? ये मत कहना मेरी कॉमन सेंस है। ऑब्वियसली तुम्हारी कॉमन सेंस हमेशा दूसरों की कॉमन सेंस से इतना मैच क्यों करती है? तुम्हारी कॉमन सेंस इतनी सोशल क्यों है? तुम्हारी कॉमन सेंस में कुछ भी यूनिक क्यों नहीं है? और अगर तुम्हारी कॉमन सेंस इतनी ही ज्यादा सोशल है तो फिर वो तुम्हारी कॉमन सेंस नहीं है ना। कुछ भी आपकी जिंदगी में ऐसा है जो पूरी तरह आपका है नहीं, ठीक है ना। इस उम्र के बाद ऐसे काम नहीं करते। ये क्या कर रही हैं? 50 की उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू करेंगी। ये तिवारी सठी आ गई है। सुना है नहीं सुना है? तो कितना मजा आया। ये तुम क्या ये मर्दों जैसे कपड़े पहन रही हो? तुम्हें किसने बताया कि महिलाओं को कौन से कपड़े पहनने चाहिए? तुम कहते हो नहीं मेरी चॉइस है। तुम्हारी चॉइस है। तुम्हें किसी ने बताया नहीं होता तो तुम यही चुनते क्या? तुम्हें किसी ने बताया नहीं होता तुम कुछ भी चुनते? छोटी बच्ची होती है खुद चुनती है कि लंबे बाल रखने हैं, या सबके लंबे बाल है? ये आपकी चॉइस है कोई? आप एक लड़का पैदा हो, छोटा बच्ची पैदा हो, उनको साथ छोड़ दीजिए। मुझे तो नहीं लगता कि लड़का कहेगा कि मेरे छोटे होने चाहिए, लड़की मेरे लंबे होने चाहिए। मुझे तो नहीं लगता। कुछ भी हमारा अपना होता है क्या? हम पूरे तरीके से समाज के गुलाम होते हैं। भारत में बात कर रहा हूं, कुछ अपवाद होते होंगे तो होंगे। मैं बहुमत की, बहुसंख्यक की बात कर रहा हूं। जब हमारा कुछ भी अपना नहीं है तो अपनेपन के लिए, निजता के लिए, इंडिविजुअलिटी के लिए हमारे पास कोई इज्जत होगी? इज्जत छोड़ दो, हमारे पास कोई डिसर्नमेंट भी नहीं है, कोई दृष्टि भी नहीं है। हमारी परिभाषाओं में, हमारे शब्दकोश में वो सम्मिलित भी नहीं है। मैं जैसा कोई शब्द हमारे पास है ही नहीं। हम जो मैं बोलते हैं उसके 1000 टुकड़े हैं, और सब टुकड़े समाज में इधर से आ रहे, इधर से आ रहे, इधर से आ रहे, समाज से ऐसे 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 टुकड़े ले लेते हैं, उनको जोड़ करके ऐसे मैं बन गया है। उस मैं में कुछ भी असली नहीं है, मौलिक नहीं है। आ रही बात समझ में? तो जब मेरा कुछ है ही नहीं, इंडिविजुअल, निजी, तो मैं दूसरे की निजता की भी इज्जत क्यों करूं? मैं क्यों करूं? तुमने कहा वो बगल में बैठा रहता है तो उसको ऐसे ऐसे घुस जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ ये हुआ है जीवन भर। तुम्हारे कमरे में कोई भी घुस जाता है, हुआ है कि नहीं हुआ है? हमारी संस्कृति ने, हमारे आम व्यवहार ने हमें कहां सिखाया है कि दूसरों के पास उनकी अपनी सत्ता होती है। पर्सनल स्पेस का तो कॉन्सेप्ट ही हमारे लिए ऐसा है जैसे विदेशी। हम है ही नहीं। तुम्हारी शादी किसने तय करी? तो मतलब पर्सनल स्पेस में भी जो और पर्सनल हो सकता है, अंदर तक पर्सनल हो सकता है, गर्भ तक जो पर्सनल हो सकता है, और क्या शरीर में इससे ज्यादा क्या आंतरिक होगा? वो तक तो समाज ने भरा है। छी। तो पर्सनल कुछ है कहां? बगल वाले को कोहनी मार दो, उसकी जगह पे घुस जाओ, उसे कमरे में शोर मचा दो, उसे कमरे में गंदगी करके चले आओ। कितनी अश्लील बात है। अभी भी बहुत घरों में ऐसा होता है। शादी कर देंगे, उसके बाद वो बड़ा बड़ा भद्दा कॉन्सेप्ट है सुहागरात।
जहां दुनिया, समाज, परिवार ये मिलकर तय करते हैं कि 2 व्यक्ति अब संभोग करेंगे। ये क्या हो रहा है? ये एनिमल हस्बेंड्री चल रही है। ये क्या है? ये मेरे लिए लगभग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसा है। तो उसमें जाकर के दूसरे लोग जाके उनका बिस्तर सजा रहे हैं और तय कर रहे हैं कि हाँ अब आप दूल्हा दुल्हन अंदर जाएंगे। उसमें 5-7 कान लगाए खड़े रहते हैं। सीसीटीवी नहीं लगा देते, बड़ी बात है। अगले दिन सुबह सासू जी पूछ रही हैं, बहू कैसा रहा? तुम्हारी सन्यास की उम्र आ गई सासू, पॉर्न में तुम्हारी रुचि खत्म नहीं हो रही? बहुएं घर में आ जाएं, 2-3 साल बच्चा ना हो तो सासें उनको कोचना शुरू कर देती हैं। कुछ पर्सनल है? कुछ भी पर्सनल है हमारी जिंदगी में? बहू दूध कब देगी? भारत को ही नहीं, घरों को भी व्हाइट रिवॉल्यूशन की जरूरत होती है। बहू को धोने के लिए घर लाई थी। और तुम हो कौन एक मनुष्य होने के नाते दूसरे मनुष्य से ऐसा अश्लील सवाल करने वाली, या ऐसा अश्लील प्रस्ताव भी रखने वाली, या इशारा करने वाली? ये बात तो इशारों में भी कही जाए तो भी अक्षम्य है। तुम होती कौन हो ये बोलने वाली, पूछने वाली, जानने वाली? तुम्हारा क्या हक है इन सब मामलों में घुसने का? ये हमारी लोक संस्कृति है। अब इस लोक संस्कृति में हम दूसरे की निजता को इज्जत कैसे दे दें जब हमारी ही निजता को आज तक किसी ने इज्जत नहीं दी? मवेशियों के मेले लगते हैं बड़े बड़े, जहां मवेशी बिकते हैं हजारों लाखों। वहां जानते हो मवेशी कैसे खरीदे जाते हैं? वहां पे भैंस खड़ी होगी तो वो जो जानकार भैंस के खरीदार होते हैं वो जाते हैं और भैंस के एक एक अंग में उंगली करके देखते हैं। कहते हैं इतना पैसा दे रहे हैं तो माल मस्त होना चाहिए। और अभी भी हमारे यहां होता है, लड़की देखने आ रहे हैं घर में, तो जो देखने आ रहे होते हैं उस पक्ष में, उस पार्टी में 1-2 फूफी ताई जरूर होती हैं। और फूफी ताई का काम होता है कि लड़की को पीछे वाले किसी कमरे में ले जाना। और अभी भी ऐसा होता है वो कि वो उसके कपड़े वपड़े थोड़ा हटवा करके उसके उंगली उंगली दबा दुबू के पूरा देखती हैं ये फर्टाइल बढ़िया से होगी कि नहीं, बढ़िया दुधारू निकलेगी कि नहीं निकलेगी भैंस की तरह। अब तुम चाहते हो कि ऐसी परवरिश और ऐसे माहौल के बाद हम इंडिविजुअलिटी और पर्सनल स्पेस की इज्जत कर पाएंगे कभी? हमारी करी किसी ने? जब हमारी नहीं करी तो हम दूसरों ही कैसे करें? मैंने जिस पिक्चर को बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं देखने गया और मैं यूं ही रो रहा था, रो इसलिए रहा था मुझे मेरे नाना याद आ गए थे। मेरा बहुत बहुत लगाव था उनसे। खैर वो अलग बात है। उसमें एक बिहारी परिवार की कहानी थी। लड़की का नाम था बिंदिया। वो पैदा होती है लेकिन लंदन में। पिक्चर का नाम है बिन्नी एंड फैमिली। तो अब है तो परिवार से, पीछे से, संस्कार से बिहारी हैं, पर वो पैदा लंदन में हुई है तो पूरी लंदन वाली हो गई है। तो कह रही है रिस्पेक्ट माई प्राइवेसी। उसने अपना कमरा लगा रखा है। अब वो टीनेजर हो गई है, 12वीं में पढ़ती है। तो उसने लिख रखा है नॉक बिफोर यू एंटर। और ये सब उसके कमरे में घुसे आते हैं तो रोज लड़ाइयां होती हैं। उनको समझ में नहीं आता कि कोई घर की लड़की ऐसे कैसे बोल सकती है कि मेरे कमरे में घुसने से पहले नॉक करो, परमिशन लो, कंसेंट लो। हमारे लिए ये सब एलियन कॉन्सेप्ट्स हैं। हम कहीं भी घुस सकते हैं, हम किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं। अगला बच्चा कब होगा? क्रूड, वल्गर। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कौन हो? दुबे जी किलकारियां कब गूंजेंगी? तुम कौन हो? किसी की नौकरी लगी है, उससे खुलेआम आके पूछ रहे हैं तो ऊपर की कितनी हो जाती है? मैं तो जेल ना भिजवा दूं इस सवाल पे। सवाल समझ रहे हो? उससे पूछा जा रहा है तुम कितनी घूस लेते हो। ये कहां का सिविलाइजेशन है कि तुम किसी व्यक्ति से ये पूछ रहे हो उसके मुंह पे कि तू घूस कितनी लेता है? तो ऊपर की तो हो जाती होगी ना ठीक ठाक। और कुछ बोले ना तो नहीं, माने महीने का लाख वाख तो ऊपर से उठा ही लेते होंगे। मैं लिफ्ट वगैरह का इस्तेमाल करने से बचता हूं। अगर 6ठी, 8वीं, 10वीं मंजिल है तो मैं कहता हूं मैं सीढ़ी से जाऊंगा। और मेरी इतनी दुर्दशा है, अच्छी से अच्छी सोसाइटी हो, बढ़िया से बढ़िया अपार्टमेंट हो, या चाहे वो एक अच्छी शॉपिंग मॉल या हॉस्पिटल, कुछ भी हो सकता है। अब वहां चलते तो सब लिफ्ट से हैं। आप सीढ़ियों से जाएं तो वहां मिलता
ऐसे हम रंगकारी करते हैं। हम कभी सोचते हैं क्या कि मेरा क्या हक है यहां पर पीक मारने का? हम कभी सोचते हैं क्या? हमारे लिए हर जगह ऐसी है, ये काम सिंगापुर में कर दो तो फाइन भी भरोगे, जेल भी जाओगे। थूक के दिखाओ सड़क पे। पूरे हक से बंबई की सोसाइटीज जहां पर किसी फ्लैट का किराया हो महीने का 3 लाख 5 लाख रुपए, वहां आप सीढ़ियों को लो तो वहां बिल्कुल चित्रकला की प्रदर्शनी लगी हुई है, एकदम निशाना ले लेके पीक मारी जाती हो। हम सोचते हैं और ये मेरा हक है ऐसा करने का, मेरा हक है, मैं ऐसा कर सकता हूं। जब तुम्हारा हक है ये करने का, तो दूसरे भी फिर तुम्हारी निजता की इज्जत क्यों करें? निजता आती है जब आप सचमुच धार्मिक हो जाते हो। उसके लिए शब्द है आत्मा। जिसकी जिंदगी में आत्मा उतर आई, सिर्फ वो होगा जो अब निजता को इज्जत देना शुरू करेगा। भारत के साथ समस्या यह है कि भारत धर्म का पालना रहा। भारत से ज्यादा गहरी और ऊंची बात धर्म में किसी ने करी नहीं, लेकिन भारत में जितना धर्म को विकृत किया गया उतना और कहीं किया भी नहीं गया। हमारा जो लोक धर्म है, जिसको हम कहते हैं हमारी आम प्रचलित धार्मिकता, वो वास्तविक धर्म से उतनी ही दूर है जितनी जमीन से आकाश। तो धर्म के नाम पे सारी गंदगी हमने पकड़ रखी है। वास्तव में वो धर्म सिर्फ संस्कृति है, और संस्कृति माने हमारी पुरानी गंदी आदतें ज्यादातर। लोग टॉयलेट जाकर ठीक से फ्लश नहीं करते, पीछे वाला आकर के साफ करेगा। जिन घरों में महिलाएं होती हैं और वेस्टर्न कोमोड होते हैं, वहां दुर्गति हो जाती है। वो जा करके वहीं सीट पे ही छलछला के आ जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि महिलाएं दूसरे तरीके से बैठती हैं उस पर। फिर भारत में महिलाओं के लिए विशेष प्रोडक्ट्स आते हैं कि आप जब जाएं बाहर तो ये लेके जाइए, उससे पहले वो सीट को साफ कर लीजिए तब उस पर बैठिए, क्योंकि पुरुष लोग वहां खड़े होकर निशाना बांधते हैं। अरे कर लो निशानेबाजी, ओलंपिक में गोल्ड भी ले आओ तुम इसका, पर जाने से पहले सफाई भी तो कर दो उसकी। और न जाने कितनी महिलाओं को इसी बात से रोग लग जाते होंगे, क्योंकि उनकी व्यवस्था खुली हुई होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा उसी से। तुमने कभी यह सोचा कि दूसरे के स्पेस को इज्जत देनी होती है? सोचा? मैं हूं, पहले वो क्रिस्टलाइज तो हो ना भीतर। मैं हूं ही नहीं, मैं क्या हूं? मैं समाज से बस ऐसे इधर से धूल आई इधर धूल आई, वो जमा हो गई, उसको मैं बोलना शुरू कर दिया। आई रियली डोंट एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। तो फिर मैं किसी तरह की इंडिविजुअलिटी का दावा कैसे करूं? नहीं करते। हमें लगता है हम इंडिविजुअल नहीं है तो विदेशी भी नहीं है। विदेशी पगला जाते हैं, कैसे लोग हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं। यहां तक का भी ख्याल रखना होता है कुछ सर्किल्स में कि आप जो खाना खा रहे हो ना, वो बहुत तगड़ी महक नहीं छोड़ रहा है। एक चीज जो भारतीयों के साथ जुड़ी हुई विदेशों में वो ये भी है कि वर्क प्लेस पे घर से खाना बना के लाते हैं, क्योंकि इन्हें पैसे बचाने होते हैं। तो ये घर से इतने बड़े बड़े डब्बे लेके आएंगे और डब्बा जैसे ही खोलेंगे तो पूरा ऑफिस महक जाता है भयानक, क्योंकि इतने मसाले डाल के लाते हैं। तो करी पीपल इस नाम से चलता है कि अगर एक इंडियन अपना डब्बा खोल रहा है तो पूरी जगह गंधवा देगा। हमारे लिए खुशबू है, पर वो खुशबू तुम्हारे लिए है। तुम दूसरों के नथुनों में वो खुशबू क्यों डाल रहे हो? और मैं उदाहरण देता हूं जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे बड़ा, सिनेमा हॉल में घुस जाएंगे बच्चा लेके, और अब तो बाकायदा घोषणा होने लग गई है कि भैया बच्चा बच्चा है और शोर मचा रहा है तो उसको लेके बाहर निकलो। आधे आधे घंटे वो हक के साथ बैठे रहेंगे, जमे रहेंगे। हम ये करने के लिए आए थे हॉल में, हम ये चिंगाड़ सुनने के लिए आए थे, और दर्शाएंगे ऐसे थे कितनी क्यूट बात हो, यू नो। नुन्नू झुन्नू पे गया है, वो भी रात भर रोता है। तुम क्यों खुश हो रहे हो? मैंने कुछ बोला? सब अपने अपने मन की बात अपने हिसाब से समझ जाते हैं। अनुभव करा है? अरे भैया फ्लाइट में बच्चा रो रहा है, मैं समझ सकता हूं, उसे नीचे नहीं फेंक सकते, ठीक है, ग्रांटेड।
पर हॉल में तो उसे लेके बाहर निकल जाओ ना। ये बदतमीजी से बड़ी बदतमीजी है कि तुम्हारा बच्चा हॉल में रो रहा है और तुम बैठे हो उसे लेके। आप मत करिएगा कृपया, गीता की बदनामी होगी। मैंने तो इससे भी आगे का देखा है, रात में 12 बजे घंटी बज रही है। मिसेस शर्मा, ये चुप नहीं हो रहा था, आप इसे चुप करा दीजिए ना, वो बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो कह रहे इसको कहीं और छोड़ के तू आ जा। रात के 12 बजे पड़ोसी की घंटी बजा के उसको बच्चा दिया, ये सचमुच हुआ है। रात के 12 बजे पड़ोसी घंटी बजा के उसको एक बदहाल, बदमिजाज, बदतमीज बच्चा सौंपा जा रहा है कि तुम इसको रख लो, क्योंकि ये हम हस्बैंड वाइफ को सोने नहीं दे रहा। पहले तो जेल होनी चाहिए ऐसा वाला पैदा करने पे। ये सब होता है या मैं बस अतिशयोक्ति उड़ा रहा हूं? और ये अभी मैं तो फ्लाइट के स्तर पे बात कर रहा हूं, मैं राज्य परिवहन पर आ जाऊं तो वहां तो बाकायदा वहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस बस होगी, अंदर वो गू पड़ा होगा बच्चे का है। माताएं खुलेआम ट्रेन की पटरियों पे हगा रही होती हैं, और ऐसे भी नहीं कि वो नहीं हगना चाहता। मैं वाराणसी रेलवे स्टेशन पर था, प्लेटफॉर्म पे ऐसी जगह खड़ा था जहां ऐसे मोड़ था, तो वहां से ट्रेन आ रही है, एकदम धीरे 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 आ रही है। मुझे इंजन ही नहीं दिखाई दिया, बताओ क्यों? क्योंकि इंजन को एस्कॉर्ट करते हुए मक्खियों का पूरा एक जुलूस था। इतनी सारी और इतनी घनी तादाद में मक्खियां कि इंजन ही नहीं दिखाई दे रहा, तो धीरे धीरे आ रहा है। फिर पता लगा इंजन है, इन मक्खियों के पीछे इंजन भी है। वो वहां मक्खियां क्यों हैं? क्योंकि माताएं पटरी पे उनको हगा रही हैं, और तुम चाहते हो हम किसी के पर्सनल स्पेस की कदर करेंगे? सरकारी अस्पतालों में भी होता है, पता नहीं होता है कि नहीं होता है, पर होता था खुले में। आप रिजर्वेशन वगैरह करा के बैठे होंगे, ट्रेन आपकी अगर ईस्टर्न यूपी या बिहार में चली गई है तो एडजस्ट करिए, एडजस्ट। वो बाकायदा आपको कूनी मार के एडजस्ट करा लेगा, आपके रिजर्वेशन में कोई मतलब नहीं है। वी आर एंटाइटल्ड टू डू दिस। अब यही व्यक्ति जब फिर फ्लाइट पर चढ़ेगा, म्यूनिख जाएगा, फ्रैंकफर्ट जाएगा, अबू धाबी जाएगा, तो अपनी आदतें साथ लेके चला जाता है ना, और पूरे देश का नाम खराब करता है। सिविलाइजेशन की एक बड़ी पहचान होती है रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअलिटी। कोई पूछे सिविलाइजेशन, सभ्यता की परिभाषा क्या है? निजता का सम्मान बढ़ने लगता है जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती है, और अगर निजता का सम्मान नहीं बढ़ रहा है तो जान लो कि हम अभी बहुत असभ्य लोग हैं। पशुओं में निजता जैसा कुछ नहीं होता। होता है कुत्ते कुतिया, बंदर बंदरिया, खुलेआम, और कोई कहीं भी एक बंदर खा रहा होगा, दूसरा आके उसका छीन सकता है, वहां कुछ नहीं होता। वहां पर्सनल प्रॉपर्टी जैसा भी कुछ नहीं होता। होता है क्या? आपकी प्लेट पर रखा, कौवा उड़ते हुए आएगा, आपका सैंडविच उठा के ले जाएगा। वहां कोई चीज पर्सनल नहीं होती। न दखल करिए, न दखल करने दीजिए। इसमें प्यार की बात नहीं होती, ये कोई अपनेपन की बात नहीं है, ये हिंसा है। आ रही बात समझ में? कतार लगी हुई है, काय को दूसरे की पीठ में मुंह देके खड़े हो बिना बात के? अरे मैं बताऊं आपको, मैं जब कॉलेजेस में ज्यादा बोला करता था, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा हॉल है, ठीक है, तो उनके पास ऐसे अलग अलग कुर्सियां नहीं होती थी। तो उनकी क्या होती थी, जो व्यवस्था होती थी कई कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में, कि पूरी एक ऐसे लंबी बेंच होती है, पूरी ऐसे लंबी, और उसके आगे ऐसे ही लंबा टेबल। बेंच है लंबी, उन्होंने ऐसे सेपरेशन नहीं बनाए होते थे शायद जगह बचाने के लिए, तो पूरी एक लंबी बेंच है, एक लंबा टेबल है। अब मैं क्या देखूं कि पूरा हॉल या पूरी क्लास खाली पड़ी हुई है, और कुछ चुनिंदा बेंचेस पे वो इतना चिपक चिपक के एक साथ बैठ गए हैं। और वो कोई एयर कंडीशन तो मामला है नहीं, और गर्मियों के दिन, और पसीने मार रहे हैं, और इतना चिपक के बैठे हैं, बाकी जगह खाली पड़ी है तब भी चिपक के बैठे हैं। और मुझे ऐसा होता था कि जैसे मैंने भूत देख लिया हो। तो कैसे कर सकते हो, क्यों कर रहे हो? और खासकर ये काम लड़कियां करती थी। जैसे आपने कभी देखा होगा कि गायें वगैरह एक साथ झुंड बना के एक दूसरे चिपक के बैठ जाती हैं, देखा है कभी? खरगोश भी ये काम करते हैं, अगर उनमें दोस्ती होती है तो ऐसे अब चिपक के बैठ गए।
वो दूर दूर ऐसे बैठते ही नहीं, ऐसे चिपक के। मैं तो सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, तुम इतना चिपक के क्यों बैठ गए हो? सब खाली पड़ा, चिपक के बैठ गए हैं। ये आकस्मिक नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये संस्कार है। ये जीने नहीं देगा, ये कभी आपको आत्मस्थ होने नहीं देगा। जो ऐसा कर रहे हैं उनको गीता समझाना टेढ़ी खीर है। सबसे पहले तो मनुष्य की निजता ही उसकी गरिमा है, ये बात समझानी पड़ेगी। डिग्निटी कोई चीज होती है, इंडिविजुअलिटी कोई चीज होती है। मत छुओ मुझे, थोड़ा दूर रहो। कुछ कारण इसके आर्थिक भी हैं, वो भी मैं समझता हूं। अभी ऑटो डंपर ये सब चलते हैं, उसमें नहीं जगह होती, इतनी सी सीट होती है, उस पर 6 बैठ जाते हैं। उसका कारण यह है कि सस्ते में हो जाता है, वो मैं समझ रहा हूं। लेकिन उस क्लास में ऐसे क्यों बैठ रहे हो? जहां उपलब्ध है जगह वहां ऐसे क्यों बैठ रहे हो? कतार में खड़े हो ना, तो ये नहीं कि बस कोविड पीरियड में सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। हर समय सोशल डिस्टेंसिंग करना सीखिए। तब ऐसे खड़े होइए कि उसकी गंध आप तक ना आए, ना आपकी गंध उसके नाक में जाए। और शरीर को साफ रखना व्यक्तिगत बात तो होती है, पर थोड़ी सी सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। इसमें कोई अध्यात्म नहीं है, इसमें कोई मिस्टिसिज्म नहीं है। हाँ जी, हम तो साहब गंधाते हैं, हम तो आध्यात्मिक हैं, देह तो नश्वर है, मिट्टी को मिट्टी हो जाना है, हम मारेंगे बदबू। मिट्टी को मिट्टी होना, तेरे मुंह में मिट्टी ठोठूं फिर। खाने के लिए तो तुमको सुगंधित चीज चाहिए, और दूसरे को बदबू देते हुए कह रहे हो मिट्टी है। तो खुद को साफ रखना थोड़ा दूसरों के प्रति जिम्मेदारी का हिस्सा होता है। और अगर कभी दिखाई दे रहा हो कि ये सब होगा ही, पसीनेबाजी वगैरह, तो इसमें कोई हर्जा नहीं हो गया। आपके अध्यात्म पर आंच नहीं आ जाएगी अगर आप डिओड्रेंट वगैरह का इस्तेमाल कर लें तो, कि ये सब तो गंदी बातें हैं ना, ये सब तो संसार ही करते हैं। हम तो गीता के छात्र हैं, तो हम डिओड्रेंट कैसे लगा सकते हैं? गीता के छात्र हो तो फिर मुंह भी मत साफ किया करो, फेंक दो टूथपेस्ट। जानते हो, जो काम लोग पैसे से कराना चाहते हैं, वो काम समझदारी से हो जाता है कई बार, बिना पैसे के या कम पैसे के। जैसे ये अगर मान लीजिए एक सिनेमा हॉल होता तो ये साधारण सीटें होती, और आप अगर और ज्यादा पैसा देते तो वहां पीछे आपको कैसी सीटें मिलती? और ज्यादा पैसा देने पे चौड़ी रिक्लाइनर। मनी बाइज यू स्पेस, मनी बाइज यू स्पेस। आप ज्यादा किराया देते हो तो घर कैसा मिलता है? बड़ा, है ना? वो आवश्यक नहीं है कि मनी से ही मिले, वो समझदारी से भी मिल सकता है। पैसा भी लोग इसीलिए कमाते हैं ताकि पर्सनल स्पेस मिल पाए। पर्सनल स्पेस, पैसा क्या, पैसे से ऊपर की बात होती है। वो इतनी बड़ी चीज होती है कि लोग पैसा कमाए जाते हैं और पैसा खर्च करे जाते हैं ताकि पर्सनल स्पेस मिल पाए। पर्सनल स्पेस की कदर करना सीखिए, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। न किसी के शरीर पर चढ़िए, न किसी के मन पर चढ़िए। किसी के मन पर कब्जा करने की कोशिश मत करिए, दूरियां निभाना सीखिए। मेरे को पर्सनल स्पेस देने के लिए सब भग गए। जैसे मैं इधर तक आया, बोले इनको स्पेस चाहिए होती, एकदम। गर्मियों में मई के महीने में मैं न्यूयॉर्क गई थी, तो ये जो आपने पर्सनल स्पेस की हम लोग बिल्कुल कदर नहीं करते हैं हिंदुस्तान में। तो यहाँ क्या हुआ कि हम कैब में जा रहे थे, और वो कैब ड्राइवर कान में वो लगाए रखा था, मोबाइल में किसी से बात कर रहा था, और हमें जहाँ से टर्न होना था वो बात करने में वो टर्निंग मिस हो गया। तो जो हमारी बिटिया वहाँ रहती है वो उसको आवाज दे रही थी, तो सुन नहीं पा रहा था क्योंकि कान में लगाया हुआ था। तो मेरे साथ वाराणसी से मेरी बहन जी पहली बार गई थी, तो वो उसको टच करना चाहिए कि ऐसे हम हिंदुस्तान में ऐसे कर देते हैं ना कि नहीं कोई सुन रहा तो हाथ से टच कर देते हैं। तो वो बिटिया तो वहाँ 25 साल से रह रही, नहीं नहीं मौसी टच मत करिए, वो पुलिस बुला देंगे, यहाँ पर इस तरह से टच करना मना है। तो मतलब मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि ये मैं 4-5 साल से जा रही, पर मेरे लिए भी ये बात नहीं थी। ये सीखने को मिला कि नहीं आप यहाँ पर इस तरह से, और सड़क पर कोई अपना डॉग लेके भी जा रहा, अगर आपको मन किया उसको सहलाने का तो आप उनसे परमिशन लेते हैं बाकायदा कि हम इसको पेट कर सकते हैं क्या। जी, तो भाई यही मुझे शेयर करना था कि बिल्कुल, इतना हमको मतलब वहाँ पर्सनल देखिए, किसी से बहुत ही प्यार का रिश्ता हो, जी जी, तो फिर तो पर्सनैलिटी की दीवारें ही गिर गई। फिर तो हमारे आपके बीच में जो दीवार है वही नहीं रही। उसके बाद जो करना है करो, लेकिन फिर रिश्ता सचमुच प्यार का होना चाहिए। पर रिश्ता प्यार का है नहीं, और जाके उसको घूसा मार रहे हो, धौल धप्पा कर रहे हो, उसका पेट पकड़ रहे हो, जैसे हम छोटे बच्चों के साथ करते हैं जी। या तो दोनों ओर से बराबर का प्यार का रिश्ता हो, वो छोटा बच्चा है उसको पकड़ के उसका पेट में गूंथ दिया, करते हैं नहीं करते, उसके मुंह में अपना मुंह रगड़ रहे हैं, कुछ हद तक अभद्रता है जी।
ये काम सिर्फ इस तरह की छूट सिर्फ प्यार में ली जा सकती है, जी जी और वो प्यार बराबर का होना चाहिए दोनों तरफ से, तब तो जो करना है तब करो, कोई लिबर्टी है। हाँ पर वो लिबर्टी है नहीं, और घुसे जा रहे हैं ये वो। तो हम यहाँ ध्यान नहीं रखते हैं ना, तो हाँ, फिर हमने बिल्कुल। कहा कि मैंने कहा पुलिस बुला देंगे, बाप रे ये तो जी वही बस शेयर करना था। नहीं, बढ़िया, धन्यवाद बहुत अच्छा जी आपका। जी। सबसे पहले तो मेरा सभी को नमस्कार। मेरा नाम मणिकांत शुक्ला है और मैं ग्वालियर जिले के मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का रहने वाला हूँ। पिछले 1.5 साल से आचार्य जी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं भारतीय नौसेना में कार्यरत हूँ। और आचार्य से जुड़ने से पहले जीवन में कई सारे ऐसे पड़ाव थे जिनसे मैं गुजर रहा था और काफ़ी दुखी था। तो उसके बाद मैंने कई तरह के जो यूट्यूब पे बाबाएँ थे उनको सर्च किया और उनको सुनना शुरू किया, लेकिन उनसे जो मुझे आंतरिक शांति मिलनी थी वो नहीं मिली। उसके बाद कहीं मुझे आचार्य जी का वीडियो दिखा और मैंने वहाँ से आचार्य जी को सुनना शुरू किया। तो उसके बाद जो मुझे एक सत्य की और जो एक फैक्ट जो मुझे दिखाई दिए उनकी आवाज़ में, उनकी बातों में, मैं उससे आकर्षित हो गया और फिर धीरे-धीरे से मैंने आचार्य जी के वीडियो सुनना शुरू किया और कुछ 2-3 महीने तक लगातार सुनता रहा। उसके बाद मैंने स्वतः ही संस्था से कॉन्टैक्ट किया कि मैं आपका जो संस्था का कार्य है उसमें जुड़ना चाहता हूँ।